दोस्तों, मैक्सिमम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पटवारी 15 तारीख को जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें आने वाले मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पटवारी की एग्जाम्स जो हो रही है अभी उसमें मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप मैथ्स की और ज्यादा फोकस कीजिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी 40 दिन में पूरा करते हैं, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एलसीएम वाली मेथड यूज करते हैं। इसमें ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी जो है 40 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू का टेबल पढ़ेंगे। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 छक 90, 15 सात 105, 15 आठ 120। तो ये तीनों का 120 ही ऐसा नंबर आ रहा है जो तीनों से डिविजिबल है, तो 120 का एलसीएम हो जाएगा। 120 तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो इससे 15 आठ 120, 8, 20 से करते हैं डिवाइड तो इसमें कितना आता है 6, और 40 से करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। तो 120 एलसीएम आया है, तो 120 को हम मान लेते हैं कि वर्क, टोटल वर्क जो है वो 120 यूनिट है। 120 यूनिट मान लेते टोटल वर्क 120 यूनिट मान लेते हैं। ए जो है 15 दिन में करता है, इट मींस उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 8 यूनिट। डिवाइड कर देंगे 120 बटे 15, 8 यूनिट हो जाएगा। बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 120 बटे 20, 6 यूनिट हो जाएगा। और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 120 बटे 40, 3 यूनिट हो जाएगा। तो तीनों का एक दिन का काम आ गया 8, 6 और 3। अब कह रहा है ए, बी, सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये तीनों का एक दिन का काम आ गया, तीनों का मिला, तीनों मिलके करते हैं काम। तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों का एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 और 3 17 यूनिट हो जाएगा। एक दिन का काम, एक दिन का काम 17 यूनिट हो जाएगा उनका। और हमको निकालना तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक दिन में इतना काम करते हैं, पूरे काम को कितना करेंगे 17 यूनिट। एक दिन में करते हैं तो पूरा काम कितना 120 यूनिट, तो 120 यूनिट कितने दिन में करेंगे, कितना हो जाएगा 120 बटे 17 हो जाएगा। तो ये डिवाइड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन आया होगा। 120 बटे 17 दिन में वो एबीसी तीनों मिलकर काम करेंगे, आंसर हो जाएगा 120 बटे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुलक व मध्यिका का अंतर 25 है, तो मध्यिका व माध्य का अंतर बताइए। बहुलक मीन्स मोड होता है, मध्यिका मीन्स मीडियन होता है और माध्य मीन्स होता है मीन। तो इसका हमको ये फॉर्मूला पता है, आपने तैयारी की होगी तो, कि मोड इज इक्वल टू कितना होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। और क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ये हमको फॉर्मूला पता ही है, और क्वेश्चन में दिया है कि मोड व माध्यिका का अंतर, मोड और माध्यिका का अंतर 25 दिया हुआ है और मध्यिका व माध्य का अंतर बताना है। ठीक है, तो मैं इसको ए मान लेते हैं, हम इसको बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3b माइनस 2c। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, मोड माइनस मीडियन मीन्स ये अपना a माइनस बी इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से a निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 25 प्लस b हो जाएगी। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमको पूछा क्या, मध्यिका और मीडियन का अंतर पूछा है, मतलब हमको b और c में रिलेशन पूछा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि a को a के टर्म में वैल्यू रख दें, ताकि जो है a जो है गायब हो जाए और b और c के टर्म में हमारा आंसर आ जाए। तो हम इसलिए a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस b इज इक्वल टू 3b माइनस 2c हो जाएगा ये। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये इस तरफ जाएगा तो ये 2b हो गया और ये 2c पहले से है ही यहाँ पर, तो ये 25 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 और यहाँ से 2 कॉमन जो आ गया, तो b माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 25 बटे 2। तो ये मीडियन और मीन में अंतर आ गया, ये b माइनस सी 25 बटे 2, मतलब मध्यिका और माध्यिका अंतर जो है वो 25 बटे 2 हो जाएगा, 12.5 मतलब 12.5। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और सी मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए जो है वो कर रहे हैं 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं।
इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 के टेबल पढ़ते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, बराबर 60, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 60 आ रहा है तो हम मान लेते हैं कि टोटल 60 यूनिट वर्क है। टोटल वर्क हम क्या मान लेते हैं कि 60 यूनिट है, ठीक है। अब ए प्लस बी दोनों जो मिलकर है 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 पंचे 60, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। उसी तरह इसका कितना हो जाएगा, बी और सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 दिया 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए और सी जो है, ए और सी से मतलब है हमको, क्योंकि ए और सी ही पूछा है, इनका कोई यूज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश किया है, ये दोनों का कोई यूज नहीं है। बी और सी जो कंबाइंड वर्क दिया है इसके कोई यूज नहीं है हमें, सिर्फ सी प्लस ए का यूज है हमें। ए और सी मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेंगे, तो कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट है, 60 यूनिट है, तो उसका 3/5 भाग कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो जाएगा। कुल काम 60 यूनिट है तो 3/5 भाग कितना हो जाएगा, 36 यूनिट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 3 यूनिट जो है ए और सी मिलकर, 3 यूनिट वर्क जो है ए और सी मिलकर एक दिन में करते हैं, क्योंकि तो ए और सी मिलकर 3/5 भाग मतलब 36 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 12 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना कि ए और सी मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था m का 60% n के 50% के बराबर है, तो n बराबर m का x% है, तो x का मान निकालना है। m का 60% बराबर है किसके, n के 50% के बराबर है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, तो m अपॉन n कितना हो गया, 5/6 हो गया। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि n जो है वो m के x% के बराबर है, मीन्स m इंटू x/100 है, तो x की वैल्यू निकालना है, तो n/m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, n/m, सॉरी स्मॉल हो गया ये, ठीक है चलेगा, n/m हमारे यहाँ m/n निकला है, तो n/m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5, और ये 100 इस तरफ आएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा 120, तो आंसर हो गया अपना 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ खड़ा है, हवा के कारण वह टूट जाता है, तो आधार से जमीन को 20 मीटर दूर छूता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये पेड़ था, टूट गया, टूट के गिर गया, तो जमीन से 20 मीटर दूर गिर रहा है, 20 मीटर दूर गिर रहा है और जमीन को छू रहा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है ये 20 मीटर है, तो निकालना क्या है हमें, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो मतलब ये प्लस ये निकालना है हमको, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पूरी ये थी, तो ये और ये निकालना, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली देखो अपने पास क्या होते हैं कि एंगल कितने होते हैं, 0, 30, 60, 45 और 90 होते हैं, तो इसके क्वेश्चन तो कभी आते नहीं है। ये तीनों एंगल के साथ जनरली क्वेश्चन आते हैं, जनरली क्या हमेशा यही तीनों एंगल के साथ क्वेश्चन आते हैं, और उसमें 2 कंडीशन ही बनती है। एंगल ये हमेशा 90 होता है, ये 90 होता है, तो 2 कंडीशन बन सकती है, या तो ये 30, 60 रहे, या एक्सचेंज भी हो सकता है, और या तो फिर दोनों 45, 45 रहे, ये 2 ही कंडीशन बनती है हमेशा। और हम जानते हैं कि tan 30 जो होता है, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, और tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब कि लंब बटे आधार होता है ये tan 30, tan मतलब लंब बटे आधार होता है, और ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो रहा है, तो यदि इसके हिसाब से देखें tan 30 के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो लंब कितना है, 1 है, tan 30 के लिए लंब ये हो गया, तो लंब की वैल्यू क्या है, 1 है, और tan 30 के लिए ही आधार क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो उसके 30 के लिए आधार क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। और यदि ये हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 का अंडर रूट, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ये √3 और ये 1। उसी तरह इसको देखते हैं, तो यहाँ पर tan 45 की वैल्यू हमको पता है कि हमेशा 1/1 होती है, यहाँ पर tan 45, तो ये भी 45 है, ये 45 है, इसके लिए लंब क्या है, ये भी 1 होगा, और बेस क्या है, ये भी 1, तो ये भी 1 होगा, और ये दोनों का यदि हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन दोनों से, तो कितना आएगा, √2 आएगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमको बस दो ही बातें याद रखनी है, वो ये कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 45 के सामने 1 होता है। इसको ऐसे करेंगे कि जब 30, 60, 90, ठीक है, और दूसरी कंडीशन याद करते हैं 45, 45, 90। तो यहाँ से देखते हैं 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। उसी तरह यहाँ पर देखते हैं 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2। अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस ये चीज़ें याद रखनी है अपन को, ये दोनों कि 30 के सामने 1 आता है, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 आता है। कर दें इसको क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर लिखा है चौथा, इतनी वैल्यूज दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 30 दिया हुआ है, 30, तो 30 के सामने हमको पता है कि 30 के सामने क्या आता है, हमेशा 1 आता है और 30 और 6 ये 60 हो जाएगा, तो 60 के सामने क्या आता है, √3 आता है, ठीक है। तो यदि हम इसको देखें तो इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होंगे, मतलब कि 20 बटे, यदि इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें इसको L मान लेते हैं, तो 20 बटे L = √3/1 हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 20/√3। इससे हमारा काम हो गया क्या, नहीं, क्योंकि हमारे को पेड़ की ऊंचाई निकालनी है और पेड़ की ऊंचाई सिर्फ L नहीं है, पेड़ की ऊंचाई के लिए ये भी चाहिए हमको। तो माना कि इसको मैं अभी के लिए M मान लेती हूँ, तो M की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 90 के सामने है ये, 90 के सामने तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो फिर इसका रेशियो के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 बटे M = क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 40 बटे √3 हो जाएगी M। L और M की वैल्यू आ गई और हमें पता है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, M + N ही है, M + L है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20/√3 और दूसरा हो गया 40/√3। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60/√3 हो गया, 60/√3 हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 60√3/3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20√3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, पेड़ की ऊंचाई क्या थी, 20√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता में से प्रोबेबिलिटी और यादृच्छिक मतलब रैंडम 2 पत्ते निकाल रहे हैं 52 ताश के पत्तों से। तो 52 ताश के पत्तों में हम जानते हैं कि 26 जो है लाल पत्ते होते हैं, जिसमें ईंट और लाल पान होता है, और 26 जो है वो काले पत्ते होते हैं, जिसमें चीड़ी होता है एक, और एक जिसको काला पान होता है, ठीक है। तो 52 ताश के पत्तों से गड्डी से 2 पत्ते निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 52C2 हो जाएगा। अब उसमें से काले पत्ते आने की प्रायिकता क्या है, तो काले पत्ते कितने हैं, 26 काले पत्ते हैं, तो 26C2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको आप पता ही है, ये होता है, ये हो जाएगा 24 अपॉन, ये हो जाएगा 52 में से 2 गए 50 और ये 2, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब इसको करते हैं तो 24 तक, ये भी 26 तक है, ये 24 तक है, 24 तक कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 25 और 26 बचा बस। वहीं पर ये देखते हैं 50 तक कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 51 और 52 बचेगा। तो ये 26 दूनी 52 हो रहा है, सीधा सीधा 2 से कट रहा है ये। अब क्या बचा, 25 और ये हो गया 25/102। तो हमारा प्रायिकता क्या होगा, यही आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी है हमारा 25/102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बेलनों का आयतन समान है तो कौन सा कथन सत्य होगा। बेलन मीन सिलेंडर, 2 बेलनों का आयतन बराबर है, तो हमको पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। इसको मैं 2 बेलन है, 2 बेलन का आयतन समान है, तो इसको मैं R1 और इसको मैं मान लेती हूँ R2, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन था, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया था इसने कि ये ऑप्शन आया था, उसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गए, और इसने क्या किया था कि R1 और इस तरफ है R2, तो ये जो R1H1 है ना वो इस तरफ आ गया था और R2
ये तो ये ऑप्शन में था एक, और बताना था हमको कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन में ये था, तो ये कथन सत्य होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिखर धवन की कुछ पारियों का औसत 30 था, 5 पारियों में उसने 300 रन और बनाए, जिसमें औसत बढ़कर 40 हो गया। अब तक की कुल कितनी पारी खेली? अब तक की कुल कितनी पारी खेली? ठीक है, तो 5 भी शामिल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा इसमें। 5 पारियां जब जुड़ी, पहले जितनी, माना कि पहले जो पारियां थी, हम मान लेते हैं कि पहले जो पारियां थी, मतलब 5 पारियों के पहले माना कि पारियां जो थी वो x थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि 5 पारियां और खेलने के बाद 300 रन और बन गए, मतलब पूरे 5 पारियों में 300 रन और बने, और वो रन बनने के बाद क्या हुआ, औसत जो है 40 बढ़ गया। औसत 40 बढ़ गया, इट मीन्स कि जो 5 पारियां जो खेली उसमें एटलीस्ट 40 रन तो सब में बने, 40 रन सब में बने। तो ये 5 और 40 का गुणा करते तो कितना आएगा, 200। तो इसका मतलब 40 तो हर 40 रन तो हर पारी में बना है 5 पारियों में, तो 200 यहाँ अलग हो गया। तो 300 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 100। तो अब ये 100 जो है वो बाकी बची पारियों में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कैसे होगा, तो ये 100 जो है, पहले पारियाँ कितनी थी, x थी, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद क्या है कि कितना कितना मिला है उनको, क्योंकि पहले 30 था और जो बाद में औसत है वो 40 हो गया, तो मतलब 10 ज़्यादा मिल गया उनको, तो 10 बढ़ गया है सब में। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो पहले कितनी पारियां खेली थी उसने, 10, और बाद में खेली उसने 5, तो टोटल कुल कितनी पारियां पूछा है, तो 5 भी जुड़ेगा उसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट था, नॉर्मल इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको मेरी औसत की क्लास में बताया था कि अगर कोई 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, और इस ग्रुप का कुछ एवरेज है माना कि, तो यदि ये ग्रुप इसमें जुड़ता है तो A2 की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला ये था कि जुड़ने के बाद जो नया एवरेज है प्लस ए न्यू माइनस ए ओल्ड इंटू एक्स, ये नंबर्स है, ये किसके, नंबर ऑफ मेंबर्स इसके हैं, यहाँ पर जो मेंबर्स है उसके नंबर है, और अपॉन जो होता है ये नंबर ऑफ मेंबर्स ग्रुप 2 के होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको औसत की क्लास में बताया था। ये फॉर्मूला भी लग जाएगा कि ये ग्रुप जब इसमें आके जुड़ रहा है तो इस ग्रुप का जो एवरेज है वो A2 है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ए न्यू, मतलब इसके जुड़ने के बाद जो नया एवरेज बनेगा वो, प्लस इन दोनों का डिफरेंस, नए और पुराने एवरेज का डिफरेंस, इनटू जो पहले से जो इनिशियल जो नंबर था जुड़ने के पहले वो कितने मेंबर थे वो इनटू में आएगा, और अपॉन में जो ग्रुप जो जुड़ रहा है नया उसमें कितने मेंबर है वो होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो नया A2 क्या है, A2 मतलब दूसरे ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना है, दूसरे ग्रुप का एवरेज देखो क्या लिखा हुआ है, 5 पारियों का एक ग्रुप शामिल हो रहा है पुरानी पारियों में, तो 300 बटे 5, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 60 हो गया, तो उसको 60 लिख देते हैं। ए न्यू नया एवरेज कितना है, नया एवरेज जो है वो 40 है, नया एवरेज 40 है, प्लस 40 माइनस पुराना एवरेज 30 था, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, और नंबर ऑफ मेंबर्स जो ग्रुप 2 में, मतलब जो नई पारियां जो जुड़ रही है वो 5 है, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। और पहले कितनी पारियां थी, ये हमने x माना है, यहाँ पर x रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये 5 ऊपर आएगा, और ये 10x, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर उतना ही आ गया, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें x की वैल्यू 10 आ गई, और क्योंकि कुल पारियां पूछा है, ये जरूर सवाल अच्छे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, आगे भी जो एग्जाम देने वाले हैं वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। कुल कितनी पारियां खेली गई है, तो यहाँ पर 10 तो x की वैल्यू आई है, तो 5 और, तो 5 पारियां, तो 15, टोटल जो है 15 पारियां उसने खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बस किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो मूल गति का 75% कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है कि अगर बस है वो 2 A और B पॉइंट के बीच में चल रही है, और यदि वो U किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और P घंटा लेट पहुंचती है, और वहीं पर अगर वो V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और Q घंटा जल्दी पहुंच जाती है, तो उस कंडीशन में A और B के बीच का जो डिस्टेंस होता है, A और B के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो UV अपॉन V माइनस U इंटू P प्लस Q होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे इसको, बहुत जल्दी आंसर आएगा। हालांकि विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व हो जाएगा, पर इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 384, डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया हुआ है ऑलरेडी 384। यू वी, ये दोनों स्पीड है, तो पहले स्पीड जो थी और बाद में जो भी स्पीड है
उन दोनों में डिफरेंस कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v माइनस यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और p प्लस क्यू कितना है, p प्लस क्यू क्या है कि माना कि हम ये q को घंटा जल्दी तो पहुंच नहीं जाता, क्यू को हम 0 मान लेते हैं माना कि, तो p घंटा लेट पहुंचता है, वो 2 घंटा लेट पहुंचता है, तो 2 घंटा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। और ये यहाँ पर जो हो जाएगा इसकी स्पीड माना कि हमने मान ली है u मान लूँ, तो ये हो जाएगा u माइनस 16 हो जाएगा, v जो है u माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि उसकी गति जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको से कैंसिल कर लेते हैं, 2 8 16, इसको इधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 384 इंटू 8, और ये हो जाएगा u इंटू यू माइनस 16। अब इसको ऐसे ही, या तो हम इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर ले, या फिर हम ऐसे ही देख लें इसको कि u और u माइनस 16 का इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे 2 नंबर ले आए जिन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 16 हो जाए, तो इसको करते हैं ऐसे। तो यहाँ से पहले हम एक काम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं इस नंबर को, यहाँ से हम 2 लेके जाते हैं, 2 लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 18, 2 दूनी हो जाएगा। फिर एक बार इसमें नहीं हो रहा है ऐसा, इसको फिर से बढ़ाते हैं, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 18 और 2 एकम 12, इसमें भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, तो हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, और ये 2 चौट 2 और 16 हो जाएगा। तो ये अब ये लग रहा है हमें कि इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 16 का है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 48 इंटू, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 64 इंटू 64 माइनस 16 लिख सकते हैं इसको, तो 48 आ जाएगा। तो हमारी u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई, 64 आ गई। तो हमारी u हमने क्या माना था, u जो है वो स्पीड को माना था हमने, स्पीड जो है वो कितनी आ गई, 64 किलोमीटर पर आवर आ गई, इनिशियल जो स्पीड थी उसकी वो आ गई। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि उस दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगता समय लगता है, तो मूल गति का 75% निकालना है। तो ये मूल गति तो आ गई हमारी, अब इसका 75% निकालना है, तो 75% निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4 16 48, तो ये 48 से आ गया आंसर इसका। तो ये अपना जो 75% कितना निकल के आएगा, 48, तो आंसर हो गया 48। इसको यदि विदाउट फॉर्मूला, यदि फॉर्मूला याद नहीं तो भी इसको बना सकते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं हम इसको देख के, कि लिखा है कि किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो डिस्टेंस कितना है, 384 है। ठीक है, माना कि पहले स्पीड जो है वो एक्स रही होगी, ठीक है, दूरी तय करती है, यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो इसको आगे और लिखते हैं कि यदि 16 इसकी स्पीड जो है 16 घंटे प्रति घंटा कम कर दे, तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगता है। 2 घंटे अधिक लगता है मीन्स जो पहले टाइम लग रहा था उससे 2 घंटा ज़्यादा लग जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम एक बार इक्वेशन में पूरे लिख लेती हूँ मैं, 2x प्लस एक्स और ये 384 x माइनस 16, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 48। तो अपन विदाउट फॉर्मूला ये कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिए गए पाई चार्ट में P एवं R का केंद्रीय कोण निकालना है। तो P और R का केंद्रीय कोण निकालना है, तो P और R खुद में क्या है, 15% और 25% है, और 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40%। तो 40% मीन्स 40 100 में से, तो 40 100 में से, तो पूरे, और ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 360 का बन रहा है, 360 का बन रहा है। तो यदि 40% 100 में से है, 100 में से 40 है, तो 360 डिग्री में से कितना हो जाएगा, तो ये P प्लस R का एंगल आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 144, तो आंसर हो जाएगा 144। P और R जो कितना एंगल बना रहे हैं, तो 144 डिग्री का बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और 2x स्क्वायर माइनस 2 का लघुत्तम समार्थक ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए इस टाइप के नंबर्स में इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका मिनिमम फैक्टर निकालेंगे, सबसे बेसिक जो फैक्टर्स होंगे उतना फैक्टर करेंगे इसके, ये करते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या है, x सबसे पहले x कॉमन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो x कॉमन लिया यहाँ से, तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 हो गया। ये और फैक्टर होंगे क्या, तो हाँ इसके और फैक्टर हो सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, 3x स्क्वायर है, इसको हम 3 इंटू 1 करके देखते हैं, तो 3 आ रहा है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि इसको हम 3x प्लस x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको ऐसा।
तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। उसी तरह यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी x माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से कितने फैक्टर निकल के आ गए इसके कि ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स निकल गए। उसी तरह इसके भी फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना 2x² माइनस 1 और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस 1² है तो इसको x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो x नहीं है यहाँ पे, 2 भी दोनों में नहीं है तो यहाँ 2x तो आ ही जाएगा यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, तो x माइनस 1 दोनों में है तो यहाँ पर एक ही बार लेंगे इसको x माइनस 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, एक ही में इसको लेना पड़ेगा और फिर ये है 3x प्लस 1 जी। तो आंसर अपना ये हो गया। हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी ऐसा दिया हो, मतलब या तो इस टाइप से दिया होगा या फिर इसको ऐसे भी दिया हो सकता है -1, ऐसे भी दिया हो सकता है। तो या तो हम इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही आंसर सही है। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। 3.13232323 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो ये रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल मीन्स आवर्ती दशमलव है। ये आवर्ती दशमलव जो होते हैं रिकरिंग, इंग्लिश में इसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। ये जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है शुद्ध होता है मीन्स प्योर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और एक होता है मिक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रित होता है मिक्स। तो शुद्ध टाइप का जैसे होता है, माना कि 0.37 है और ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 3737 रिपीट हो रहा है। तो अगर पॉइंट के बाद पूरे नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसको प्योर आवर्ती दशमलव बोलेंगे, मतलब शुद्ध आवर्ती दशमलव बोलेंगे। और इसको यदि हमको P/Q के फॉर्म में लिखना होता है तो इसमें क्या करते हैं कि जो नंबर है वो पूरा ऊपर आ जाता है और नीचे जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो उतने टाइम 9 आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर 99 लिख देंगे। तो ये जो होते हैं ये प्योर टाइप के होते हैं, मतलब कि ये शुद्ध आवर्ती दशमलव होते हैं। वहीं पर मिश्रित आवर्ती दशमलव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, माना कि कोई नंबर है 0.156 है और इसमें पूरा नंबर रिपीट ना होके सिर्फ ये 5656 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए इसको कैसे करते हैं कि पूरा नंबर जो है 156 इसको लिख लिया, माइनस वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है 1 जो नॉन रिपीटिंग नंबर है वो माइनस कर देते हैं, अपॉन में 9 कितने टाइम्स, उतने टाइम्स 9 आता है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम्स 9 आएगा। तो यहाँ पर 2 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। और फिर इसके आगे आता है 0, और ये 0 कितनी बार आता है, जितने जो नंबर है नॉन रिपीटिंग नंबर जितने बार है उतने बार 0 आता है यहाँ पे। तो ये जो 1 है यहाँ पर ये एक ही बार है और नॉन रिपीटिंग नंबर है तो यहाँ पर एक बार 0 आएगा। यदि कोई 2 नंबर होते जो नॉन रिपीटिंग होते तो यहाँ पर 2 0 आते, और ये 99 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो जो मिश्रित टाइप के जो होते हैं नंबर उनको इस तरीके से बदलते हैं। तो ये यहाँ पर अपना नंबर क्या है 3.13223 है। तो यहाँ पर 23 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 132, इस पे बार है, ठीक है। अब ये 3 है तो 3 तो पूरा आ जाएगा सामने, ठीक है। 3 को हम इसके बाद वाला कैलकुलेशन करते हैं, 0.132 बार है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि इसमें एक नॉन रिपीटिंग नंबर भी है तो पहले इसको पूरा कंप्लीट नंबर लिख देंगे 132 माइनस जो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है वो आता है -1 हो जाएगा, अपॉन में उतने 9 जितने रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर कितने हैं यहाँ पर 2 है तो 99, और उतने 0 जितने नॉन रिपीटिंग नंबर है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 131 अपॉन 990, और ऑलरेडी 3 था ही तो ये 3 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3 से ही 131/990, ये आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफिकेशन के इस टाइप से भी थे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बॉडमास का रूल लग जाएगा, ये पहले सॉल्व हो जाएगा और ये पहले हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये होता है तो ये इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 350 में से 100 गए 250,
और ये प्लस में 53 है, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 303, इसका आंसर है 303। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, इसमें भी बोर्ड मास लग जाएगा, ये पहले सॉल्व हो जाएगा, गुणा में पहले हो जाएगा, तो ये 101 माइनस 100 और ये हो जाएगा 100 और ऋण, तो ये सब कैंसिल हो गए, 101 में से 2 गए 99, तो इसका आंसर हो गया 99, इसका आंसर हो गया 303। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया तथा बाद में 20% घटाया गया, अंत में वस्तु के मूल्य में कितने रुपए का परिवर्तन आया यदि वर्तमान में उसका मूल्य 1,10,400 रुपए है। तो माना कि क्या कहते हैं कि उसका जो इनिशियल अमाउंट जो रहा होगा वो x रुपए मान लेते हैं, जो परिवर्तित होके जो है अब इतना रुपए हो गया है, ठीक है, इसको x रुपए मान लेते हैं, और एक क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है तो एक हम ये मान लेते हैं कि 100 रुपए पहले मान के देखते हैं, ठीक है, 100 रुपए माना कि उसका मूल्य था पहले इनिशियली, तो उसको क्या किया, पहले मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% जब बढ़ा देंगे तो वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 रुपये मूल्य हो गया उसका। अब फिर और बाद में उसको 20% घटा भी दिया, तो मेरी परसेंट क्लास में आपने देखा होगा यदि किसी नंबर को 20% घटा देते हैं तो वो कितना हो जाता है 0.8 टाइम्स हो जाता है, 0.8 टाइम्स ऑफ इनिशियल नंबर हो जाता है, और इनिशियल नंबर क्या है 120 है, 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, 20% फिर से घटा दिया तो अब क्या बेस बदल गया 120 जो है 20% घट गया है तो वो कितना हो 0.8 टाइम्स हो जाएगा, और इसको हम हल करते हैं तो क्या होता है 12×96, और क्योंकि 0 है तो वो पॉइंट हट जाएगा, तो ये 96, तो क्या 100 कितना, मतलब 2 बार हमने 20% से बढ़ाया और घटाया तो कितना हो गया 100 जो है वो 4% से घट गया है, मतलब कि 96 हो गया है, तो अगर 100 जो है घट के 96 हो गया, मतलब 100 में परिवर्तन कितना आया है 4 का आया है, 100 में परिवर्तन 4 का आया है और वो 96 हो गया है, तो यदि हमारा जो इनिशियल जो उसका मूल्य था वो माना कि x था और वो उसमें परिवर्तन आके वो कितना हो गया है 1,10,400 हो गया है, तो 100 में 100 हट के 96 हो गया है, तो ये नंबर घट के ये नंबर हो गया है, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 96 हो जाएगा ये। इसको पहले तो हम एक काम करते हैं 8 से सॉल्व कर लेते हैं, इसको 8 एकम 8 दूनी 16, ये हो जाएगा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 से ही काट लेते हैं, 12 से, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 अच्छा 1, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और ये हो गया, तो ये कितना आ गया अपना, और ये क्या आंसर है, अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमको भी सिर्फ x की वैल्यू आई है और हमको क्या पूछा है कितने रुपए का परिवर्तन आया, हमको इनिशियल वैल्यू नहीं पूछा बल्कि परिवर्तन कितना आया ये पूछा है, तो हमारी इनिशियल वैल्यू ये थी, परिवर्तित होके ये इतना हो गया है, मतलब घट गया है, तो इन दोनों के बीच का परिवर्तन निकालना है, तो इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 0 0, ये 6 और ये 4, तो कितना आ गया अपना आंसर 4600 रुपये आ गया, तो 4600 रुपये का परिवर्तन हुआ, तो ये आंसर क्या होगा 4600। नेक्स्ट क्वेश्चन था दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 10:7 है, यदि एक को 12.5 लाभ पर परसेंट लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना है। वस्तुओं का मूल्य क्या है, वस्तुओं का मूल्य माना कि 10:7 में, तो हम मान लेते हैं कि एक का मूल्य जो है 100 रुपये है और एक का 70 रुपये माना कि, तो यदि एक को 12.5% लाभ पर बेचता है तो ये 100 रुपये इसका क्रय मूल्य है माना कि, तो क्रय मूल्य जो है वो, तो इसका लाभ जो परसेंट 12.5 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112.5 रुपये हो जाएगा। वहीं पर इसको यदि निकालें तो इसका जो है इसको 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 15% लाभ मतलब कि 1.15 इंटू 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा 7×35 और ये, तो ये हो जाएगा 80.5 हो गई, तो इसका विक्रय मूल्य इतना आ गया, इसका विक्रय मूल्य इतना हो गया। टोटल हमको कुल लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया है 170 हो गया है, और कुल विक्रय मूल्य निकाले तो ये इसमें 80.5 जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 193 आ गया। तो ये क्रय मूल्य हो गया टोटल, ये विक्रय मूल्य हो गया टोटल। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो साफ साफ दिख रहा है 23 है, 23 लाभ हो गया। और कितने में से निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य से निकालते हैं, तो ये नीचे क्रय मूल्य 170 हो गया, इसका लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2320 कैंसिल हो गया,
तो 230/17, तो ये 17 एकम 17 और 17 तिया 51, बचा कितना 9 बच रहा है, 9/17। तो ये जो है टोटल लाभ परसेंट कितना हो गया, 13/9/17%। क्वेश्चन है A/B 3:4 है, बी और सी 2:5, सी और डी 4:3 और डी और ई जो है 5:2 में है। तो A/B/C/D/E क्या हुआ निकालना है। तो इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये अपना ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो ए और बी में अनुपात दिया हुआ है 3 और 4 का दिया हुआ है। इसमें दिया है बी और सी में 2 और 5 का दिया हुआ है। तो 2 और 5 तो ये सिंपल दिख रहा है कि इसमें 2 का गुणा कर देंगे 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पर 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा ये। फिर सी और डी का अनुपात कितना है, 4 3 का है और डी और ई का अनुपात कितना है, 5 2 का है। इसके लिए फिर यहाँ पर 10 10 कर देंगे कंप्लीट, यहाँ पर 3 कर देंगे और इस सब 4 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 5 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4 3 12, 12 पंचे 60, 5 को 20, 20 चौ 80, 5 को 20 और 200, 5 3 15 और ये हो जाएगा 150, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। 0 0 सारे कैंसिल हो गए। इसके बाद और कैंसिल हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है ये। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन था, एक खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr² h होता है। और क्योंकि ये खोखला है मीन्स ये इस टाइप का होगा, ये अंदर वाला पार्ट जो है ये खोखला होता है इसमें। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है, त्रिज्या जो है माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों रेडियस जो है दी हुई है, दोनों सेंटीमीटर में दी हुई है। बाहर की त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, 2 का स्क्वायर माइनस अंदर की त्रिज्या दी हुई है का स्क्वायर, और हाइट भी दी हुई है। हाइट कितनी दी है, 7 दी हुई है। और पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, रख देते हैं। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणा ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 में से 1 गए 3, तो ये कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए और बी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 36 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं, ए और बी जो है 24 दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में करते हैं और सी और ए जो है 12 दिन में करते हैं। ये तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 12 के टेबल पढ़ते हैं, 24 36 47 12 पंचे 60, 12 छः 72 72 आ रहा है तीनों के टेबल पे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क जो है वो कितना है, 72 यूनिट है, 72 यूनिट वर्क मान लेते हैं। अब ए और बी 24 दिन में काम करते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो इसको 24 दिया 72, तो एक दिन का काम उनका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। उसी तरह बी और सी का एक दिन का काम कितना हो, 36 दूनी 72, 2 यूनिट हो जाएगा। और सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 छः 72, तो 6 यूनिट हो जाएगा। तो ए और बी का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी और सी का 2 और सी और ए का 6 यूनिट हो गया। तो यदि सबको ऐड कर देंगे यदि, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी जो है सब 2 2 बार आ जाएगा, इनको ऐड कर दिया तो 3 4 5 6 5 11 यूनिट। तो इनके एक दिन का काम क्या है, 11/2 हो जाएगा, ये सब 2 2 बार आ रहे हैं। तो इनके तीनों का मिलके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 11/2 यूनिट हो जाएगा। तो इनके एक दिन का काम ये है यदि, तो इनको संपूर्ण काम में लगे दिन कितने हो जाएंगे, जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा होता है। और ऊपर जो है कार की यूनिट, तो कार की यूनिट कितनी 72 है और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा अपना 144/11 हो जाएगा। तो यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 4 व्यक्ति ए बी सी डी की कार्य क्षमता का अनुपात 2 5 7 4 है, चारों मिलकर इस कार्य को 27 दिन में करते हैं, तो बी और सी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इनकी क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब क्षमता क्या होता है, एक दिन का कार्य होता है। तो एक दिन का कार्य इनका क्या हो जाएगा, 2x
यदि हम देखें कि ए बी सी और डी का एक दिन का काम निकालें तो एक दिन का काम कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि क्षमता जो है का अनुपात दिया हुआ है, तो 2x 5x प्लस 7x प्लस 4x ये जो है इनके एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आता है, 5 7 7 7 14 4 18, तो 18x जो है ये इनके एक दिन का काम है। तो एक दिन का काम जो है इनका 18x है, एक दिन का काम इनका 18x है। तो 27 दिन का काम कितना हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं कि पूरे चारों मिलकर इस काम को क्या 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 27 दिन का काम कितना हो जाएगा, 27 दिन का काम हो जाएगा 27 गुणा 18x। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क है वो इतना यूनिट है, टोटल वर्क जो है वो इतना यूनिट निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया अपना। अब आगे कह रहा है बी और सी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर बी और सी अकेले बी और सी दोनों सिर्फ करते हैं काम, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले क्या है, एफिशिएंसी बी और सी की क्या है, 5 और 7 है, 7 और 5 12, 12x, मतलब कि बी और सी का एक दिन का काम कितना है, बी और सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है, 12x है। एक दिन का काम 12x है, मतलब 12x को 12x करने के लिए वो एक दिन लगाता है। तो पूरे काम करने में कितना टाइम लगाएगा, तो पूरा काम क्या है, 27 इंटू 18x है। तो 12x काम करने में 12x यूनिट काम करने में एक दिन लगाता है, तो इतना काम करने में कितना दिन लगाएगा वो, तो वो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 18x अपॉन 12x, x से x कैंसिल हो गया, ये 6 से काटते हैं, तो 6 18, 6 दूनी 12, ये कितना निकल के आ गया, 81 अपॉन 2 आ गया ये, तो ये 40.5, तो ये इतने दिन निकल गए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 40.5 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरुण की कार्य क्षमता तरुण से 3 गुना अधिक है और अरुण उस काम को 25 दिन में करता है, तो तरुण उस काम के 20% कितने दिनों में करेगा। अरुण की कार्य क्षमता तरुण से 3 गुना है, तो तरुण की माना कि तरुण की कार्य क्षमता को हम x मान लेते हैं, तो अरुण की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, कार्य क्षमता तरुण से 3 गुना अधिक है, बोल रहा है 3 गुना अधिक है, मतलब कि x प्लस 3x है, 3 गुना अधिक है मतलब x प्लस 3x है, तो इसकी कार्य क्षमता जो है ये 4x आ गई। और कार्य क्षमता मीन्स होता है कि एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य होता है, कार्य क्षमता मीन्स एक दिन का कार्य, तो ये भी इसके एक दिन का कार्य है, ये भी इसके एक दिन का कार्य है। आगे कह रहा है कि अरुण उस काम को 25 दिन में करता है, अरुण उस काम को 25 दिन में करता है, तो अरुण का एक दिन का काम क्या है, एक दिन का काम है अरुण का 4x है, तो 25 दिन का काम कितना हो जाएगा अरुण का, 25 जो कि 100x हो जाएगा। और पूरा काम जो है इतना ही है, पूरा काम जो है 100x यूनिट है, क्योंकि ये पूरा काम अरुण कर रहा था, तो पूरा काम अपना निकल के आ गया कि 100x है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि तरुण उस काम के 20% को कितने दिनों में करेगा, तो इसका 20% मतलब कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। अब इतने काम को किसको करना है, तरुण को करना है, तरुण कितने दिन में करेगा, तो तरुण जो है, तरुण की क्षमता क्या है, x है, तो x एक दिन में वो x काम करता है। तो अगर तरुण जो है x काम को एक दिन में करता है, तो 20x काम को कितने दिन में करेगा, तो 20x अपॉन x, आंसर हो गया 20 दिन में, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समचतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई से 60% अधिक है, समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मीन्स होता है कि चारों भुजाएं की लंबाई जो है वो बराबर होती है, समचतुर्भुज है। और हम ये भी जानते हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में 90 के एंगल बनाते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, मीन्स की यहाँ पर इसका और इसका और इसकी और इसकी लंबाई जो है बराबर होगी। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है और ये इसके विकर्ण की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई से 60% अधिक है, तो भुजा की लंबाई से मतलब 15 से 60% अधिक है, तो 15 का 60% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा, 15 का 60% 9 आएगा, तो 15 से 60% अधिक है, तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 24 हो गया, 24। तो इसका एक विकर्ण की लंबाई आ गई, एक विकर्ण की लंबाई आ गई अपनी 24 आ गई, 24, और ये 24 है पूरा, तो ये वाला 12 और ये वाला 12 हो जाएगा। तो जब ये 12 है और ये 15 है, तो और ये एंगल 90 बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, यदि इसकी वैल्यू नहीं पता हमें तो x स्क्वायर कर लेंगे, ये 225 हो रहा है, ये 144 होता है, इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, तो ये वाला जो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 9,
तो और ये जब 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 18। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी 18, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे उस काम को। तो एक आदमी जो है वो 20 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी जो है 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 15 दूनी 30, 45, 15 जो 60, 60 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 20 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मतलब इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20 या 60, तो एक दिन का काम इसका पहले आदमी का 3 यूनिट है और इसका 4 यूनिट हो जाएगा। एक एक दिन का काम दोनों का निकल के आ गया। जब दोनों कंबाइन मिलके काम करेंगे तो इनके दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 7 यूनिट, और हमारा टोटल काम जो है 60 यूनिट है और एक दिन का काम इनका 7 यूनिट है। तो हमारा पूरे काम दोनों जब मिलकर करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा, तो 60/7 दिन में खत्म होगा। तो यही आंसर हो जाएगा।